वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे वैश्वीकरण का। किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी बनाना, उस वस्तु की सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत का भूमंडलीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और उन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसे सभी देशों का विश्वास प्राप्त हो और जो सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक विचारधारा में प्रवाहित होती है और यही वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण है। डॉक्टर विमल जालान ने वैश्वीकरण का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। पहला अर्थ तो यह है कि अब राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी बेमानी हो गई है। दुनिया इतनी सिमट गई है कि अब कोई भी देश अपने नुकसान पर ही अलग अलग अपना विचार व्यक्त करता है। वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ यह है, मान लिया गया है कि देशी या राष्ट्रीय हितों के स्थान पर दूसरे देशों के हितों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को प्राथमिकता देने के नीतिगत बदलाव ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के हम जो धारणा है उसके विभिन्न आयामों को देखेंगे। विभिन्न आयामों के अंतर्गत हमारा आता है सबसे पहला व्यापार। विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना कोई रुकावट के वस्तुओं के आदान प्रदान एवं व्यापारिक अवरोधों को कम करना, ये व्यापारिक के अंतर्गत है। तकनीकी प्रवाह को हम देखेंगे। ज्ञान का प्रसार कहते हैं जिसको हम। आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्वाह या निर्बाध रूप से प्रवाह संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना या परिस्थिति को निर्मित करना जिससे से अधिक तकनीकी का ज्ञान एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के पास पहुंच सके, अर्थात उस तकनीकी को सभी राष्ट्र अपना सकें जो विकसित तकनीकी है, जो आधुनिक तकनीकी है। पूंजी का प्रवाह, विभिन्न राष्ट्रों के पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना ताकि विभिन्न राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरे राष्ट्रों के साथ अपना पूंजी का प्रवाह कर सकें और आर्थिक लाभ का उपार्जन कर सकें, अपनी उद्योग और नीति का विकास कर सकें। श्रम का प्रवाह, विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध रूप से प्रवाह किया जा सके। मानव एकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रश्रय देते हुए मानव एकता एवं भाईचारे को प्रोत्साहित करना। वैश्वीकरण की हम प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है या विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसको जोड़ा जाता है।
वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण इससे होता है, अर्थात इनके आवागमन पर कोई रुकावट नहीं होती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है, प्रसार होता है, फैलाव होता है। राष्ट्र की समष्टि संबंधी आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण के उदय के कारण। राष्ट्रों को पारस्परिक निर्भरता, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों के साथ, विज्ञान एवं तकनीकी का इसमें विकास होता है, पर्यावरण का इसमें संरक्षण और संवर्धन होता है, आतंकवाद की समस्याएं, ये प्रमुख उदय के वैश्वीकरण के उदय के प्रमुख कारण हैं। यही कारण है कि आज भूमंडलीकरण और इसका जो प्रभाव है भूमंडलीकरण का, उसमें हम देखते हैं इसके वैश्वीकरण को अपनाने के चलते ही हमारा तकनीकी विकास, सांस्कृतिक पारस्परिकता तथा वैश्विक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी हमको इसका स्थिति या वैश्वीकरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे पहला, चुनौतियों के अंतर्गत भूमंडलीकरण ने सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में विषमता को जन्म दिया है। इससे कई देशों को लाभ भी पहुंचा है। दूसरी तरफ विश्व में गरीबी जो है वो बढ़ा है। आंकड़े के अनुसार विश्व में 80% देशों में प्रति व्यक्ति आय अभी भी न्यून है। विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता जो है वो बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी और इसके कारण सांस्कृतिक विविधता में हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारी गौरव है, उसमें भी ह्रास हुआ है, कमी हुआ है। विश्व में तकनीकी ध्रुवीकरण बढ़ा है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य पर्यावरण संरक्षण की जो समस्या है और जो विवाद है, वो दोनों में टकराव जो है वो बढ़ा है। निर्धन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आज भी आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया है। भूमंडलीकरण विविध संस्कृति के स्थान पर मशीनवादी संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देता है या मशीनवादी परंपरा को प्राथमिकता देता है। अर्थनीति तथा राजनीति में विरोधाभास पैदा हो रहा है, जो देश में एक संकट एवं टकराव को पैदा कर रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का जाल तेजी से फैल रहा है। किसान अपनी भूमि में से बेदखल हो रहा है, दूर हो रहा है और उसका कब्जा एवं शोषण हो रहा है। देशी अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार के लिए चलाई जाती है, जिसमें लघु उत्पादन जो है समाप्त हो रहा है। कुटीर उद्योगों का जो महत्व है वो निरंतर घटता जा रहा है। गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, पलायन, पुनर्वास आदि की समस्याएं उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं, बढ़ रही हैं। वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिला है, जिसमें लोगों का लक्ष्य सत्ता को किसी भी तरह से प्राप्त करना है। वैश्वीकरण उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाती है। समाज में गैर बराबरी होने के कारण सामाजिक विकृतियां एवं हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। नव
उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है तथा छोटे से गरीब देशों की अवहेलना बढ़ती है। भारत पर वैश्वीकरण का हम प्रभाव देखेंगे। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है, कोई नया बात नहीं है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं को और कच्चे माल का निर्यातक, बने बनाए सामानों का आयातक देश शुरू से ही रहा है। आजादी के बाद का हम संक्षिप्त इतिहास देखें तो पता चलता है ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से उसने सीख लेते हुए हमारे देश ने फैसला लिया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बावजूद खुद हम सामानों का निर्माण करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना हम स्वयं सीखें। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें भी पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, कुछ जरूरी क्षेत्रों में जैसे कि हम लेंगे तो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, आवास की जो सुविधा है, प्राथमिक शिक्षा, और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है जितने की हमको या हमारे देश को आवश्यकता है। भारत में हम देखते हैं आर्थिक विकास का जो हमारा दर है वो वांछित अनुरूप नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो कम है। भारत में वैश्वीकरण को जो अपनाया उसका हम संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया, स्वीकार किया। अनेक देशों की तरह भारत ने भी संरक्षण की नीति को त्याग दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की समानता, विदेशी पूंजी के निवेश का स्वागत किया। विदेशी प्रौद्योगिकी और कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। दूसरी ओर भारत में औद्योगिक संरक्षण की नीति को त्याग दिया गया है। अब अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है, अर्थात व्यापार में जो कठोर नियम थे उसमें उदारीकरण की नीति को अपनाया गया है। भारत स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़ रहा है। भारत का निर्यात बढ़ रहा है, साथ ही साथ अनेक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आज के परिवेश में हम अध्ययन करें तो देखते हैं देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार व्यवसाय नहीं है। कुछ लोग जो पहले से धनी थे वे अधिक और धनी हो गए हैं और हमारे देश में गरीबों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण को हम किस तरह से और अधिक प्रभावी, सफल बना सकते हैं, इसके लिए जो प्रमुख सुझाव आए हैं उसका हम देखेंगे। वैश्वीकरण के दुष्परिणामों से त्रस्त समस्त विकासशील और कमजोर राष्ट्रों में वैश्वीकरण के प्रमुख मुद्दों को लेकर नीतिगत एकरूपता बने। विश्व मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व वित्तीय संगठन आदि में ऐसा सक्षम दबाव उत्पन्न करे कि वैश्वीकरण के वर्तमान असंतुलन को घटाए हुए क्रमिक रूप से पूर्ण संतुलन की स्थिति लाया जाए। विश्व स्तरीय आंदोलन एवं विश्व जनमत के द्वारा वैश्वीकरण के न्यायोचित परिप्रेक्ष्य को उभारा जावे।
जो कि सभी समाजों में सारी मानवता के हित एवं विकास को सामने लाए। मुक्त व्यापार, जिसको हम स्वतंत्र व्यापार कहते हैं, मुक्त पूंजी, निवेश पर से दबाव एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने की दिशा में अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण का न्यायोचित प्रबंधन एवं निर्देशन करने के लिए एक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जावे। विश्व सहयोग में वृद्धि हेतु कार्यरत जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय एनजीओ हैं, संस्थाओं के कार्यों को, ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों को सुनिश्चित रूप से दिशा प्रदान किया जाए, उनको सहयोग प्रदान किया जाए, उनकी वांछित कार्यों के विकास हेतु सहयोग दिया जाए। वैश्वीकरण के संभावित खतरों का आकलन कर सामूहिक प्रयासों से उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक नियम निर्धारित की जाए और उनको कठोरता के साथ लागू किया जाए। इसके बाद हम देखेंगे वैश्वीकरण का हमारा नीतियों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, इनकी जो नीतियां हैं उनका सकारात्मक प्रभाव को हम स्पष्ट करने के लिए एक जीवित या जीवंत, जो हमेशा सक्रिय हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करें। औद्योगिक उत्पादन के लिए स्फूर्तिदायक नियम या शर्तों का निर्धारण करें और उनको लागू करें। राजकोष की जो घाटे हैं वो कैसे में कम हो, इसको हमको प्रयास करना है। पैसे का अवमूल्यन न हो, मुद्रा की स्फीति न हो, इसके लिए हम प्रयास करें। उपभोक्ता को संप्रभुता होनी चाहिए, अपने हित में, राष्ट्र के हित में, अपने व्यवसाय में आर्थिक उपार्जन, आर्थिक विकास के लिए नियम शर्तों को लागू करने, बनाने के लिए उसको स्वतंत्रता दिए जाने चाहिए। विदेशी विनिमय कोषों में या विदेशी जो निवेश कोष हैं उसमें वृद्धि की जाए, आवश्यकता अनुसार उसमें निवेश करने की अनुमति दी जाए। निजी विदेशी निवेश को या निजी विदेशी निवेश का जो प्रवाह है उसको प्राथमिकता दी जाए, उसको लागू की जाए। एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान बनी। एकाधिकारी बाजार से प्रतियोगी बाजार को अग्रसर हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहां पे अधिक प्रतियोगिता हो, उस ओर हमको आगे बढ़ना है।